बच्चा मतलब दूध उत्पादन करने के लिए 100 रुपए आ रहा है, तो उसमें से 65 टू 70 रुपीज जा रहा है फीडिंग के पीछे। बाकी का जो 30% है उसमें क्या आएगा, आपका हेल्थ मतलब हेल्थ रिलेटेड, जो अगर एनिमल कभी बीमार हुआ तो उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट हो गया। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी हम काम पे लगाते हैं तो उसका बिल हो गया, साथ साथ में दूसरा लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो बाकी सारे जो कॉस्ट है वो 30% आता है, 70% फीडिंग कॉस्ट। इसीलिए एनिमल न्यूट्रिशन, पशु पोषण, फीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसके बाद तीसरा फैक्टर है पशु का रख रखाव कैसा, ठीक है। हम उसका हाउसिंग कैसा प्रोवाइड करते हैं और साथ में पशु की हेल्थ कैसी है। अगर एनिमल हेल्दी नहीं रहेगा और उसका अगर जो रहठान है पशु को जहाँ रखते हैं वो अगर एनिमल शेड है वो अगर प्रॉपर तरीके से नहीं बना हुआ है, उसको कंफर्ट नहीं मिल रहा है, तो भी एनिमल उसका जो ऑप्टिमम जेनेटिक पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग उसका मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है दूध उत्पादन के लिए। अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा एनिमल न्यूट्रिशन। अभी बात करते हैं न्यूट्रिशन की। जब बात करते हैं हम कुछ खाते हैं तो खाने में से क्या मिलता है, पोषक तत्व, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पोषक तत्व कौन सा है जो जरूरी है, कोई आइडिया है आपको? हाँ, प्रोटीन जरूरी है, प्रोटीन भी एक पोषक तत्व है, ठीक है। दूसरा हाँ कैल्शियम, ठीक है, ठीक है। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम ये सारे है ना वो खनिज तत्व है, मिनरल मिक्सचर में कंसीडर होंगे, ठीक है। दूसरा और किसी को कोई आइडिया हो पोषक तत्व? ये खाने के बाद पहला ही सेशन होता है ना, थोड़ा मतलब आलस आता है इसमें, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है पानी, ठीक है। पशुओं को पानी चाहिए क्योंकि पशु का जो दूध उत्पादन होता है, दूध में कितना परसेंट पानी होता है, 85%, ठीक है। नॉर्मल दूध में बिना पानी डाले भी अगर आप लेने जाओगे ना कहीं से अच्छा दूध, तो भी उसमें 85% पानी रहता ही है, ठीक है। ऐसे फार्मर्स अलग से डालते हैं पानी, वो अलग बात है, लेकिन दूध में 85% पानी होता ही है, ठीक है। तो पानी बहुत आवश्यक है। कितना पानी चाहिए पशु को? अगर हमारा पशु है वो एक दिन में 10 लीटर दूध उत्पादन कर रहा है, उसको कितना पानी चाहिए? कोई आइडिया, दिन में कितना लीटर पानी चाहिए? 50 लीटर। और कोई बोलना चाहता है कम या ज्यादा है? 50 से कम, 50 से ज्यादा? हाँ 45। चलिए, नॉर्मली देखिए पशु का जो वाटर रिक्वायरमेंट है ना, पानी की जरूरत, वो अगर हाँ बॉडी वेट के हिसाब से ऑलमोस्ट मतलब 10 लीटर जिसका मिल्क प्रोडक्शन है, तो गाय है तो गाय का एवरेज बॉडी वेट हम कंसीडर करते हैं 400 की, और अगर भैंस है तो भैंस का बॉडी वेट 500 केजी कंसीडर करते हैं। लेकिन फिर मतलब उसकी बॉडी साइज के अकॉर्डिंग 40-50 केजी कम या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एवरेज हम कैलकुलेशन के लिए 400 केजी कंसीडर करते हैं। तो 30 से 40 लीटर पशु को पानी चाहिए सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस के लिए, और 1 लीटर मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए पशु को चाहिए 3 लीटर पानी। तो हमारा पशु अगर 10 लीटर उसका मिल्क प्रोडक्शन है, तो 10 लीटर मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए कितना पानी? 30 लीटर, और 30 से 40 लीटर एडिशनल लीटर चाहिए मेंटेनेंस के लिए। तो टोटल कितना पानी चाहिए? 60 टू 70 लीटर, ठीक है, इतना पानी चाहिए। चलिए, अभी आप दिन में कितनी बार अपने पशुओं को पानी पिलाते हो? 3 बार, ठीक है। चलिए 3 बार है वो मिनिमम है, ठीक है। मिनिमम 3 बार तो पिलाना ही चाहिए, ठीक है। उससे कम कोई लोग 2 बार पिला रहे हो तो देखिए हमारे पशु को कितना पानी चाहिए? 60 से 70 लीटर। तो 1 या 2 बार में पशु इतना ज्यादा पानी नहीं पी सकता, ठीक है। हो सके तो 24 घंटे पशुओं के सामने पानी अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब हमारी ऐसी कंडीशन नहीं होती है, तो एटलीस्ट दिन में मिनिमम 3 से 4 बार पानी दिखाना चाहिए, तभी जाके वो जिसका जो वाटर नीड है वो सेटिस्फाइड हो, ठीक है। दूसरा एक केस है कि जैसे अगर हम हरा चारा खिला रहे हैं पशु को, ग्रीन फॉडर, ठीक है, तो हरे चारे में कितना पानी रहता है? 70 to 80%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 केजी अगर हम मक्का खिला रहे हैं, ठीक है, मेज फॉडर, तो उसमें से उसको 7 लीटर पानी तो वहां से ही मिल जाएगा, ठीक है। तो हरे घास, कोई भी हरा घास खिला रहे हैं तो उसमें से 70% वाटर रहता है, तो 10 केजी खिला रहे हो तो 7 लीटर पानी वहां से मिल जाएगा। अगर हम सूखा चारा खिलाते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो पशु की जो वाटर की नीड है, पानी की आवश्यकता है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि हम कुछ भी खाना खाते हैं ना, फिर मतलब हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है, ठीक है। वैसे पशुओं को हम क्या खिलाते हैं? चारा ही खिलाते हैं, तो चारे में क्या होता है? फाइबर।
तो उसका जो पाचन होता है, उसका डाइजेशन होता है, तो पशु के शरीर में वो ज्यादा हीट प्रोडक्शन होता है। तो जितना ज्यादा हीट प्रोडक्शन होगा उतना ही उसका पानी उसको कम करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसको ज्यादा पानी लगेगा। ठीक है, तो सूखा चारा जब हम खिलाते हैं तो पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, हरे चारे में पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी क्योंकि हरे चारे में पानी ऑलरेडी रहता है। ठीक है, ये हो गई पानी की बात। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा पशुओं को कहाँ से मिलती है? ऊर्जा मिलती है दाने से, जैसे हम मक्के का दाना खिलाते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा ग्रेन? जैसे बाजरी ग्रेन से, ज्वार ग्रेन से, रागी, ओट, जितने भी ग्रेन से, जितने धान्य है और चोकर है। ठीक है, गेहूं की चोकर हो गई, मक्के की चोकर हो गई, तो ये सब चीजों से पशुओं को क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, एनर्जी मिलेगी। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। प्रोटीन पशुओं को कहां से मिलता है? खल से। ठीक है, जैसे सोयाबीन की खल हो गई, मूंगफली की खल हो गई, कॉटन सीड केक, बिनोला की खल हो गई। ठीक है, नाम समझ में आता है? मराठी में आप अलग बोलते होंगे। ठीक है, हाँ, आप बीच में कुछ भी क्वेश्चन आए ना आपके दिमाग में, तो आप तुरंत हाथ खड़ा करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये सारी जो खल खिलाते हैं, तो खल से क्या मिलेगा पशुओं को? प्रोटीन मिलेगा। साथ में खल में क्या रहता है? खल कैसे बनती है? ऑयल निकालने के बाद जो बचता है उसको खल बोलते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत ऑयल भी बचता है। ठीक है, तो पशुओं को फैट भी चाहिए, तो फैट कहाँ से मिलता है? वो भी खल से मिलता है, फैट यानी वसा। ठीक है, इसके बाद है खनिज मिश्रण, मिनरल मिक्सचर। ठीक है, तो जैसे 7 जो मिनरल्स है वो मैक्रो मिनरल्स होते हैं, लघु पोषक, गुरु पोषक तत्व। उसके बाद बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में जिसका मिनरल्स का नीड होता है उसको बोलते हैं लघु पोषक तत्व। जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, क्रोमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, सिलेनियम हो गया। ठीक है, तो ये सारे है वो माइक्रो मिनरल्स है। साथ में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ठीक है, सल्फर, ये सारे मैक्रो मिनरल्स हैं। ये सारे मिनरल्स भी पशुओं को चाहिए। इसके बाद आता है विटामिन। विटामिन माने विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, ये बहुत सारे विटामिन है, और जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो पशु अपने बॉडी में बना सकता है, तो बाहर से उसकी आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन विटामिन जो फेट सोल्यूबल विटामिन है, बहुत सारे फेट सोल्यूबल विटामिन पशु को बाहर से, आहार से मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये 6 जो न्यूट्रिएंट है, 6 पोषक तत्व है, ये 6 ही पोषक तत्व पशुओं को चाहिए। और ये 6 के 6 पोषक तत्व पशुओं को बैलेंस फॉर्म में चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी चीज आप सिर्फ और सिर्फ उसको खल खिला दो तो उसकी नीड सेटिस्फाइड हो जाएगी। ज्यादा खल खिलाने से भी फायदा नहीं है। ठीक है, उसको खल भी चाहिए, उसको खल क्यों चाहिए? प्रोटीन के लिए। साथ में उसको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ से पशुओं को मिलेगी? दाना, ग्रेन से, धान्य से मिलेगा। ठीक है, साथ में उसको पानी भी चाहिए, वसा भी चाहिए, खनिज तत्व भी चाहिए और विटामिन भी चाहिए। कोई भी चीज ज्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए, उसको जितनी जरूरत है उतनी ही देनी चाहिए। ठीक है, अगर आप उस जरूरत से ज्यादा दोगे तो उससे 2 गैर लाभ है। ठीक है, 2 प्रॉब्लम है। एक क्या? क्योंकि हमारा फीडिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। 70% तो ऑलरेडी हम फीडिंग के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो एक तो हमारा फीडिंग कॉस्ट ज्यादा जाएगा, ज्यादा खल खिलाएंगे, खल महंगी रहती है, तो वहां से हमारा खर्चा और बढ़ जाएगा। साथ में जैसे कोई भी चीज हम ज्यादा खिलाते हैं तो जो फिशिज में, डंग में जो निकलेगी तो वो पोल्यूशन करेगी। ठीक है, तो ये भी मेजर प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ये सारे न्यूट्रिएंट को बैलेंस होना चाहिए। अभी वो कैसे देने चाहिए, कब कब देने चाहिए, वो हम बात करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को? वसा माने फैट, फैट। अभी हम बात करते हैं, आपके यहाँ पशु उसका ब्याह हो गया, ठीक है, फिर कितने टाइम तक वो दूध देता है? आपके यहाँ कोई भी पशु, आप गाय रख रहे हो, गाय ने बच्चे को जन्म दिया, फिर वो गाय कितने टाइम तक दूध देगी? 6-7 महीने। ठीक है, कोई है ऐसा जैसा जिसकी गाय मतलब 10-12 महीने 14 महीने तक भी दूध देती है? कोई भी नहीं है। 12 महीने तक दे देते हैं ना। ठीक है, हाँ, कम हो जाता है। ठीक है, वैसे ही होता है, लेकिन बहुत बार मतलब 12-13 महीने 14 महीने तक भी दूध देती है। ठीक है, लेकिन आइडियल कंडीशन, ठीक है, अगर हम सही से साइंटिफिक फीडिंग मैनेजमेंट करें तो पशु अपने जो ब्यास हुआ है पशु का, वहां से लेके 10 महीने तक वो अच्छे से दूध उत्पादन करेगा। और हमें 10 महीने तक ही दूध लेना चाहिए। अगर उसके बाद पशु दूध दे रहा है तो हमें बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये 10 महीने का पीरियड है, उसको हमने 3 भाग में विभाजित किया है। पहला जो 100 दिन होता है, जो ब्यास हुआ,
वहां से 100 दिन को क्या बोलेंगे हम, अर्ली लैक्टेशन, ठीक है। फिर दूसरे 100 दिन बीच वाले उसको बोलते हैं मिड लैक्टेशन और लेट लैक्टेशन। तो पशु है वो 300 दिन तक दूध देता है, तो 300 दिन यानी 10 महीने, तो 10 महीने को हमने 3 भाग में विभाजित किया है, पहले 100 दिन, दूसरे 100 दिन और तीसरे 100 दिन, ठीक है। तो ये तीनों फेज के दौरान पशुओं का जो फीडिंग मैनेजमेंट होता है वो अलग अलग करना चाहिए। सेम तरीके का दाना और चारा हमें नहीं खिलाना है पशुओं को, ठीक है। अभी ये चीज बताइए, आज अगर पशु है, हमारे पास कोई गाय है, उसका ब्याज हुआ है, उसी गाय का दूसरा ब्याज कितने टाइम में हो जाना चाहिए, मतलब कि 2 ब्याज, पहली ब्याज और दूसरी ब्याज, 2 ब्याज के बीच कितना अंतर होना चाहिए? कोई आइडिया है? आपके यहाँ कोई गाय है, आज उसने बच्चा दिया, वही गाय दूसरा बच्चा कितने टाइम के अंदर दे देगी? 15-16, ठीक है। और कोई बताना चाहता है? 15-16 महीना, ये सही आंसर है आपका। 15-16 महीना नॉर्मल कंडीशन में होता है। कोई है जिसका बच्चा मतलब 1 साल में एक बच्चा दे देती है किसी की गाय? है कोई ऐसा? आज ब्याज हुआ है ना, आज क्या चल रहा है, 1 अप्रैल है, ठीक है। अगली 1 अप्रैल को वापस उसी गाय का ब्याज हो जाना चाहिए, ऐसा कोई है? हो रहा है किसी के? हो रहा है, ठीक है। तो आपका फीडिंग मैनेजमेंट, आपका जो फार्म मैनेजमेंट है वो बहुत सही है, ठीक है। देखिए, अगर 2 ब्याज का बीच का जो अंतर है वो 1 साल से ज्यादा है, ठीक है, तो फिर हमारा जो डेयरी बिजनेस होगा ना वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा। अगर हमें 1 साल में एक बच्चा नहीं मिल रहा है गाय से, ठीक है, तो फिर हमारा मैनेजमेंट में कोई ना कोई कमी है। मैक्सिमम 13 महीने, 13 महीने से ज्यादा कभी भी 2 ब्याज के बीच का अंतर बढ़ गया 13 महीने से ज्यादा, फिर हमारा जो बिजनेस है, डेयरी बिजनेस, वो लॉस में ही जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा ना, किसी ने डेयरी फार्म खोला है, फिर 1-2 साल चला तो फिर बंद कर दिया, होता है ऐसा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि उसका सही से मैनेजमेंट ही नहीं हो रहा है। क्योंकि एक दिन के पीछे मिनिमम हम कितना खर्चा करते हैं खिलाने के पीछे? 150 से 200 रुपए। एक दिन का फीडिंग कॉस्ट पशुओं का कितना आता है? 150 से 200 रुपए। अगर जो 2 ब्याज है उसके बीच का अंतर 13 महीने की जगह 14 महीना हो गया, यानी 1 महीना में उसको एडिशनल खिलाना पड़ेगा। 1 महीने का खर्चा कितना आएगा? 4500 से लेके 6000 रुपए, ठीक है। ये कभी भी हम कॉस्ट है वो कैलकुलेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हरा चारा और सूखा चारा तो हमारे खेत पे ही उगता है, हमें खरीदना नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमें ऐसा ही लगता है कि कोई नहीं, हमारे घर की खेती है तो कोई नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो फीडिंग मैनेजमेंट ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, इसीलिए जो ये मैनेजमेंट है हमारा, जो फीडिंग मैनेजमेंट है, तो 2 मतलब ब्याज के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 1 साल, मैक्सिमम 13 में, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट का जो 60 डेज है वो कितना है? ड्राई पीरियड है। तो एनिमल है वो कितने दिन तक दूध देगा? 300 दिन तक, ठीक है। और हमें अगर 1 साल में एक बच्चा चाहिए, तो आज हमारे गाय का ब्याज हुआ है, तो उसको हमें वापस गाभिन कितने टाइम के अंदर कर देनी चाहिए? प्रेग्नेंट कितने टाइम के अंदर करेंगे तभी जाके हमें एक बच्चा 1 साल में मिलेगा? 2 से 3 महीना, ठीक है। एक जो पहली हीट है ना उसको हमें जाने देना है, दूसरी हीट पे हमें उसको इंसेमिनेट करना ही है। अगर, और इसका मतलब क्या हुआ कि 70 से लेकर 90 दिन के बीच हमारा पशु गाभिन हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका ब्याज के बाद 70 से 90 दिन के अंदर गाभिन हो रहा है तो आपको 1 साल में बच्चा मिलेगा। अगर वो नहीं हो रहा है, जितना उसको गाभिन करने में आप डिले करोगे उतना ही 2 ब्याज के बीच का अंतर है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये आवश्यक है। वो मैं बताता हूँ सर, ठीक है। अभी देखिए, ये पूरे प्रेजेंटेशन का सर ने जो क्वेश्चन पूछा वो सारे चीजों का आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। तो इसी में देखिए यह क्या है? 0 डे, मतलब कि आज पशु का ब्याज हुआ है मान लीजिए, ठीक है। वहां से लेके 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, टोटल कितना? 12 महीने की ये साइकिल, ठीक है। पशु कितने महीने तक दूध देता है? 10 महीने तक, ठीक है। तो ये 10 महीने तक यहाँ है वो मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। लास्ट के जो 2 महीने हैं वो सूखा पीरियड बोलते हैं, ठीक है, ड्राई पीरियड बोलते हैं, सूखी अवस्था। तो उस टाइम पे पशुओं का दूध नहीं रहता है, दूध नहीं लेना है हमें, और उस टाइम पे पशु के अंदर पेट में बच्चा पल रहा होता है, ठीक है, पशु है वो प्रेग्नेंट होता है, ठीक है। और जैसे ही 12 महीने कंप्लीट होगा तो पशु वापस नया ब्याज, मतलब नया ब्याज होगा उसका। तो यहाँ पर ये जो 10 महीने तक पशु दूध देगा उसको हमने 3 भाग में विभाजित किया है। अर्ली लैक्टेशन मींस पहले 100 दिन, मिड लैक्टेशन मींस बीच वाले 100 दिन,
और लेट लैक्टेशन मींस लास्ट वाले 100 दिन, 3 भाग में विभाजित किया। अभी यहाँ देखिए ये है ग्रीन लाइन है ना, वो ग्रीन लाइन क्या दिखा रही है, मिल्क प्रोडक्शन। तो जैसे ही ब्याज हुआ, ब्याज के टाइम पे जो मिल्क आता है उसको क्या बोलते हैं, खीस बोलते हो ना, ठीक है। हाँ, तो 2-3 दिन तक तो गाढ़ा दूध रहेगा, खीस रहेगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वो पतला होने लगेगा, और जैसे ही वो पतला होता है बाद में मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ता है, दूध उत्पादन बढ़ता है। पशु का ब्याज हो जाता है, उसके बाद उसके उसी लैक्टेशन का, ठीक है, उस ब्याज का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन पशु कब करता है, ये देखिए ये सबसे ज्यादा पीक मिल्क प्रोडक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। पशु सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कर रहा है, और ये पीरियड कब होता है, 45 से लेके 60 दिन, मतलब 2 महीने के आसपास पशु है वो उसी ब्याज का सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता है। उसके बाद क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए मिल्क प्रोडक्शन स्टेबल रहता है, और 3 महीने के बाद धीरे धीरे मिल्क प्रोडक्शन है वो कम होने लगता है। ऐसा ही होता है सबके यहाँ, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो ऑरेंज लाइन है, ऑरेंज लाइन क्या दिखाती है, फीड इंटेक। फीड इंटेक मींस उसका खाने की क्षमता, ठीक है। अभी पशु गाभिन होता है तो उसके अंदर पेट में बच्चा पलता है, तो उसका बच्चे का वेट कितना रहता है, 25 से 30 केजी। अभी देखिए उसके पेट में 25 से 30 केजी का वेट है, तो वो जगह तो रोकेगी ना, उसका मतलब जो स्टमक होगा, उसका डाइजेस्टिव ट्रैक आएगा, उस पर प्रेशर आएगा, तो वो कम खाना खा पाता है। उसके बाद जैसे ही पशु की डिलीवरी होगी, वो बच्चा देगा, ठीक है। पशुओं को डिलीवरी को क्या बोलते हैं, काविंग बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो काविंग होगा तो क्या होगा कि एनिमल है वो स्ट्रेस में आएगा, ठीक है। जब एनिमल स्ट्रेस में आता है, उसको तनाव आता है, तो पशु कम खाना खाता है, ठीक है। इसीलिए देखिए ये ऑरेंज लाइन है ना, वो क्या है, फीड इंटेक दिखाती है, उसकी खाने की क्षमता। तो यहाँ खाना कम खा रही है गाय, ठीक है। पशु खाना कम खा पाता है, और धीरे धीरे उसकी खाने की जो कैपेसिटी है ना वो बढ़ती है, ठीक है। लेकिन ये शुरू के 3 महीना है ना वो बहुत क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि एक तो पशु खाना कम खा पा रहा है, साथ में उसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए जो पोषक तत्व चाहिए, क्योंकि दूध में एनर्जी होती है, दूध में प्रोटीन होता है, दूध में फैट होता है, ठीक है। ये सारी चीज दूध में है, तो ये सारी चीज पशु खाना तो नहीं खा पा रहा है, लेकिन आएगा कहाँ से, तो उसकी बॉडी में जो रिजर्व एनर्जी एंड प्रोटीन है, उसकी बॉडी में रिजर्व रहता है ना वो एनर्जी, प्रोटीन, सारी चीज, तो वो सारा रिजर्व एनर्जी एंड प्रोटीन है वो यूटिलाइज करता है मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए, दूध उत्पादन करने के लिए। इसीलिए आप देखोगे ना, तो आपका जो पशु है वो उसका ब्याज हुआ ना, फिर 2-3 महीने के बाद आपको उसकी रिब्स, हड्डियां दिखने लगती है, पसलियां दिखती है। क्यों? क्योंकि उसने मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए, दूध उत्पादन करने के लिए अपनी बॉडी में जो रिजर्व एनर्जी, प्रोटीन, जो स्टोर्ड एनर्जी, प्रोटीन था ना, वो यूटिलाइज कर लिया मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए पशु का जो ये रेड लाइन है वो क्या दिखाती है, बॉडी वेट। तो ब्याज होने के बाद पशु का बॉडी वेट है वो धीरे कम होने लगता है। अगर आपके पास पशु है, उसका मिल्क प्रोडक्शन 15 लीटर 20 लीटर है, तो ये जो वेट कम होता है ना उसका बॉडी वेट, तो 70 से 80 केजी वेट कम हो जाता है। 10-12 लीटर वाला कोई पशु है तो उसका 30 से 40 केजी वेट कम होता है काविंग के 2 महीने तक, ठीक है। तो ये चीज है ना, वो इसको क्या बोलते हैं, जैसे अगर नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता ही है, लेकिन अगर एक कंडीशन सीवियर हो गई तो पशुओं को क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होगा। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस मींस कि उसको जो एनर्जी की जरूरत है उतनी एनर्जी वो खा नहीं पा रहा है, ठीक है। इसलिए पशु बीमार हो जाता है, दूध देना बंद कर देता है। फिर हम डॉक्टर को बुलाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा, आपको सलाह देगा कि आप गुड़ खिलाओ उसको, या फिर कोई ग्लूकोज का सप्लीमेंट लिख के देगा और ग्लूकोज की बोतल चढ़ाएगा, ठीक है। और ये 3 महीने तक सबसे ज्यादा सीवियर कंडीशन होती है कि ये 3 महीने तक इसको बोलते हैं कीटोसिस, ठीक है। कीटोसिस मींस ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाती है, एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो एनर्जी की डेफिशिएंसी ना हो, उसलिए फीडिंग मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्या क्या खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये 3 महीने में हमें दूसरी हमारी क्या नीड है कि हमें 3 महीने के अंदर हमारे पशु को वापस गाभिन भी करना है। लेकिन पशु का बॉडी वेट कम हो जाता है और खाना सही से नहीं खा पाता है, इसलिए बहुत बार पशु है वो गर्मी में ही नहीं आता है, हीट में ही नहीं आता है। तो पशु हीट में नहीं आएगा, और कभी कभी हीट में आता है तो फिर वो प्रेग्नेंट भी नहीं होता, ठीक है। तो ये दिक्कत आती है, तो वो दिक्कत ना आए इसलिए फीडिंग मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए 3 महीने के बाद उसका जो खाने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, और साथ में उसका मिल्क प्रोडक्शन कम होता है। तो जैसे मिल्क प्रोडक्शन कम होगा तो उसका रिक्वायरमेंट भी कम होगा, उसकी
उसकी जो जरूरत होगी वो भी कम हो जाएगी। तो 3 महीने के बाद कोई दिक्कत नहीं होता है, और 3 महीने के बाद पशु धीरे धीरे अपना वेट है वो बढ़ाने लगता है। ठीक है, ये आ गया समझ में। इसके बाद ये बॉडी कंडीशन स्कोर बोलते हैं इसको। बॉडी कंडीशन स्कोर में तो उसके पशु की शारीरिक अवस्था कैसी है। तो देखिए ये वाली कंडीशन आपको ज्यादा सही लग रही है, पहली वाली। दूसरा देखिए पशु 50 दिन के बाद देखिए ये हड्डियां दिखने लगती है। तो कभी भी पशु को देखना है ना, उसके पीछे खड़े रहना है। पीछे खड़े रह के हमें पता चलता है कि पशु की कंडीशन कैसी है। तो यहाँ पर देखिए रिक्स दिख रही है, और 100 दिन के बाद तो और भी पशु की कंडीशन ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में जो रिजर्व प्रोटीन, फैट जो भी है ना, वो उसने यूटिलाइज कर लिया मिल्क प्रोडक्शन का। तो इस दौरान हमें पशुओं को क्या खिलाना चाहिए। तो ये एक एग्जांपल है कि अगर आपका पशु 12 किलो दूध देता है, ठीक है, और दूध में फैट का परसेंटेज 4 है, तो पशुओं को क्या क्या खिलाना चाहिए। पशुओं को 1 केजी अनाज, कोई भी ग्रेन्स आप खिलाओ अनाज। उसके बाद पशुओं को 5 केजी के आसपास दाना, जैसे वो पेलेट फीड रहता है ना, गोली खल बोलते हैं, ठीक है, रेडीमेड फीड आता है। आपके यहाँ कौन सा आता है? डेयरी का जो दाना आता है, आता है आपके यहाँ सुगरा, ठीक है। तो उसमें 22% प्रोटीन वाला दाना कितना खिलाना है? 5 केजी। उसके बाद चारा। अभी चारा 2 टाइप के होता है, एक होता है सीरियल फोडर, ठीक है, धान्य वर्ग का जो चारा होता है। दूसरा होता है दलहनी चारा, लेग्यूमिनस फोडर। पता है दोनों फोडर के बीच का अंतर? जैसे सीरियल फोडर में कौन सा रहेगा? नेपियर, मक्का, ज्वार, बाजरी, ठीक है। उसके बाद लेग्यूमिनस फोडर, दलहनी चारा, जिसमें क्या रहेगा? बरसीम और रिचका। रिचका होता है आपके यहाँ? रिचका आपको अभी एक फार्म विजिट भी होगी, तो वहां पर आपको दिखाया जाएगा किसको रिचका बोलते हैं, किसको बरसीम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो दलहनी चारा होता है ना, उसमें प्रोटीन ज्यादा रहता है। तो आपको क्या करना है? 5 से 8 केजी दलहनी चारा खिलाना है, साथ में 10 से 15 केजी हरा घास, नेपियर, मक्का वगैरह जो भी चीज है वो कितना खिलाना है? 10 से 15 केजी। इसके बाद उसको गेहूं का धान और भूसा जो है, ठीक है, गेहूं का धान, भूसा यानी व्हीट स्ट्रो, पेडी स्ट्रो। ये जो स्ट्रो है उसमें कोई ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं रहता है। हम स्ट्रो क्यों देते हैं पशुओं को? ताकि उसका पेट भर जाए, ठीक है। तो 3 से 4 केजी वो स्ट्रो देना है। उसके बाद 100 ग्राम उसको देना है मिनरल मिक्सचर, और 100 ग्राम देना है बाईपास फेट, ठीक है। 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर, 100 ग्राम बाईपास फेट, और साथ में 30 से 40 ग्राम जितना सोडा, जो हम खाने का सोडा रहता है ना, मीठा सोडा, खिलाते हो आप अपने पशुओं को डेली? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो वो पानी में नहीं मिलाना है, लेकिन दाना जो देते हैं हम, देखो उसके साथ 20 ग्राम सुबह और 20 ग्राम शाम को मिला के खिलाना, ठीक है। बाईपास फेट पता है सब लोगों को? सुना है? तो कितना खिलाना है? 100 ग्राम। मैं आगे बताता हूँ बाईपास फेट का। उसके बाद आप में से मिनरल मिक्सचर कितने लोग नहीं खिलाते हो? नहीं खिलाते हो? नहीं खिलाते हो? कितने लोग खिलाते हो? फिर हाथ खड़ा कीजिए। 2 ही लोग, बाकी सब लोग क्यों नहीं खिलाते हो? इसीलिए देखो यहाँ जो लोग, हाँ, कॉस्टली पड़ता है। क्या है कॉस्ट सर? 1 केजी का मतलब अगर कोऑपरेटिव का होगा, डेयरी का दाम मिनरल मिक्सचर रहेगा तो 90 रुपए के आसपास का है, ठीक है। कैल्शियम की बात नहीं कर रहा हूँ, लिक्विड कैल्शियम की बात कर रहे हो ना? पाउडर फॉर्म में। हाँ, पाउडर फॉर्म में आता है। आपके सर कितना आता है आपका जो मिनरल मिक्सचर है? 100-150 रुपए किलो मिलता है। 100-150 रुपए, 100-150 रुपए मिलता है ना। हाँ, बहुत लोगों को ऐसा भी होगा कि वो 250 रुपए के आसपास है, 240 रुपए, 225 रुपए, ऐसा वाला भी एक मिनरल मिक्सचर रहता है। वो क्या होता है? उसको बोलते हैं चिलेटेड मिनरल मिक्सचर, ऑर्गेनिक मिनरल मिक्सचर, ठीक है। तो जब भी कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करके देगा, ठीक है, आपका पशु जब गर्मी में नहीं आता होगा या कोई दिक्कत होगी ना, तो डॉक्टर साहब आके लिख के देते होंगे कि आप खिलाना है, तभी आप लेने जाते हो। मेडिकल में जाओगे
तो वो डेफिनेटली 225-240 रुपए के आसपास का मिलेगा। लेकिन जहाँ आप दूध देते हो, ठीक है, तो जिस डेयरी में जाता होगा दूध, वो डेयरी वाले भी मिनरल मिक्सचर बनाते होंगे, ठीक है। तो बहुत सारी जगह जो ये मिनरल मिक्सचर है, डेयरी का जो मिनरल मिक्सचर आता है वो कितने का आता है, 60 से लेके 120 रुपए के बीच में आ जाता है। वो डेयरी टू डेयरी थोड़ा बहुत प्राइस वेरी करता है, ठीक है। लेकिन एवरेज मान के चलो आप 90 से 100 रुपए में आपको मिनरल मिक्सचर मिलेगा। आपको कितना खिलाना है, 100 ग्राम, ठीक है। 10 रुपए भी उसकी प्राइस मान लेते हैं, 100 रुपए भी प्राइस मान लेते हैं, तो 100 ग्राम का कितना हुआ, 10 रुपए। आपका 10 रुपए का हाँ फीडिंग कॉस्ट बढ़ेगा। लेकिन आप में से मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा ना कि दो ब्याज के बीच का अंतर कितना होता है, 1 साल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। एक सर ने किया था कि उसका यहाँ एक साल में एक बच्चा आता है। उसका मतलब क्या है कि जिसके यहाँ 1 साल में एक बच्चा आता है, उसका पशु 3 महीने के अंदर गाभिन हो जाता है। और जो लोग नहीं खिलाते होंगे ना, उसका पशु 3 महीने के अंदर गाभिन नहीं होता, ठीक है। होता होगा रेयरली, मतलब 2-3 लोगों का होता होगा, ठीक है। लेकिन हम मान लीजिए कि 20% का होता होगा, लेकिन फिर भी 80% तो गाभिन नहीं होता होगा। और शुरू में ही किसी ने बोला था कि दो ब्याज के बीच का अंतर कितना रहता है, 16-17 महीना, ठीक है। तो ऐसा जो टाइम है, तो आप देखिए कि 1 महीना अगर हमारा जो पशु है वो 1 महीना डिले होगा गाभिन पर, ठीक है। तो 1 महीने के पीछे हम कितना खर्चा करते हैं उसको खिलाने के लिए, 4,500 से लेके 6,000। आप सिर्फ 4,000 ही मान लो, ठीक है। उससे भी कम 4,500 आता है, लेकिन 4,000 भी मान लो 1 महीने का खर्चा। और अगर आप मिनरल मिक्सचर खिलाओगे, 1 केजी का पैकेट लाओगे एक पशु के लिए, तो 10 दिन चलेगा। 100 ग्राम के हिसाब से कितने का आया, 100 रुपए का, ठीक है। आपको महीने में कितना चाहिए, 3 पैकेट। कितना टोटल खर्चा आया, 300। अगर 150 रुपए भी उसका कॉस्ट है ना, तो भी कितना आएगा, 450, ठीक है। लेकिन आपका पशु टाइम टू टाइम हीट में आएगा, गाभिन होगा, और साथ में उसका मिल्क प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, क्योंकि दूध में क्या रहता है, कैल्शियम रहता है। आप मिनरल मिक्सचर नहीं खिलाओगे तो उसको कैल्शियम कहाँ से, तो इसीलिए मिनरल मिक्सचर आप हाँ उसको एडिशनल आपको पे करना पड़ता है, लेकिन उसका जो लॉन्ग टर्म रिटर्न है ना वो ज्यादा आता है। मिनरल मिक्सचर है वो कोई दवाई नहीं है, वो उसकी जरूरत ही, तो उतना खिलाना ही चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज कॉस्ट के हिसाब से आप नहीं खिला रहे हो, तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा गलत है, तो आपको मिनरल मिक्सचर खिलाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात की है बाईपास फेड, ठीक है। तो बाईपास फेड क्या है, हम देखिए अभी आप में से ये मुझे बताइए कौन सा पशु सही लग रहा है, कौन सी भैंस आपको अच्छी लग रही है, ये वाली लग रही है अच्छी, ठीक है। और कौन सी गाय अच्छी लग रही है, नीचे वाली, ठीक है। क्यों, हेल्दी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसकी पसलियाँ दिखती है, इसका हड्डियाँ दिखती है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए इसकी पसलियाँ दिख रही है, तो वीक लग रही है। तो पशु वीक क्यों हो जाता है, तो जैसे वो ग्राफ में दिखाया था ना कि 3 महीने के अंदर जो पशु का मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है, खाना कम खा पाता है, इसलिए उसकी बॉडी में जो प्रोटीन और फैट जो रिजर्व है उसका स्टोर किया है, वो लूज करने लगेगा मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए। तो इसीलिए उसका बोन्स और रिब्स दिखने लगती है। तो ये सब चीज ना हो, और पशु को जो बीमारी लगती है कीटोसिस, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की वजह से, तो वो प्रिवेंट करने के लिए हमें पशुओं को बाईपास फेड खिलाना चाहिए, ठीक है। बाईपास फेड खिलाने से क्या होगा, एक तो पशु की जो कंडीशन है ना, शारीरिक स्तर वो ऊपर आएगा, ठीक है, शारीरिक कंडीशन अच्छी रहेगी। दूसरा उसका क्या बेनिफिट होगा कि उसका पशुओं का मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन बढ़ेगा, साथ साथ में उसका दूध का फैट परसेंटेज भी बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद क्या बेनिफिट होगा कि जो उसका डिजीज जो लगता है ना, उसको थनैला होता है बहुत बार, और दूसरी चीज क्या है, कीटोसिस जो होता है, तो वो चीज नहीं होगी पशुओं को। अगर वो चीज नहीं होगी तो हमारा पशु बीमार नहीं पड़ेगा, बीमार नहीं पड़ेगा तो कोई डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई भी पशु डॉक्टर आता है 700 से 1000 रुपए लेके ही जाता है, ठीक है। मिनिमम वेटरनरियन कोई भी डॉक्टर आएगा, पशु डॉक्टर, तो 700-800 रुपए लेकर जाएगा ही जाएगा। लेकिन आपको बाईपास फेड खिलाओगे तो ये चीज नहीं होगी। इसके बाद पशु को नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में नहीं जाएगा, उसको ग्लूकोज की एनर्जी की डेफिशिएंसी नहीं होगी, तो पशु हीट में भी टाइम टू टाइम आता रहेगा, तो हम उसको गाभिन भी कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है बाईपास फेड खिलाने। बाईपास फेड कितना खिलाना है, देखिए बाईपास फेड कोई चीज नहीं है, लेकिन जैसे मिनरल मिक्सचर का पाउडर आता है, वैसे ही बाईपास फेड का भी पाउडर आता है, ठीक है। तो वो छोटे छोटे ग्रेन्यूल टाइप है, तो वो ग्रेन्यूल्स आपको
खिलाना है। गाय है तो उसको 100 से 150 ग्राम डेली खिलाना है, और भैंस है तो उसको 150 से 200 ग्राम खिलाना है। और कब खिलाना है, देखिए ब्याज होने वाला है, आपको पता है कि अगले महीने आपके पशुओं को ब्याज होने वाला है, तो ब्याज से 1 महीने पहले से शुरू करना है, और ब्याज से 3 महीने तक पशुओं को बाईपास फेड खिलाना है। तो टोटल कितने दिन तक आपको बाईपास फेड खिलाना है, 4 महीने के लिए, 1 महीना पहले और 3 महीना बाद तक। 100 से 150 ग्राम गाय को और 150 से 200 ग्राम भैंस को। गर्मी लग रही है सब लोगों को? नहीं लग रही है ना? बाकी ऐसे शुरू करते हैं। एक ही है, लग रही है गर्मी? पॉइंट ये वाला ये चालू ये बंद कर दो। ठीक है, बाईपास फेड खिलाना चाहिए। अभी आप मिनरल मिक्सचर का कॉस्ट भी आपको ज्यादा लग रहा है, तो बाईपास फेड का तो कॉस्ट और भी ज्यादा है। तो बाईपास फेड का कितना है कॉस्ट, 160 रुपीज पर केजी। आपको 160 रुपए में 1 केजी मिलेगा। आपको कितना खिलाना है, 100 ग्राम, तो आपका 16 रुपए का खर्चा और वो बच जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आपको कितने महीने तक खिलाना है, 4 महीने तक। 1 महीना ब्याज से पहले शुरू करना है, और ब्याज के बाद 3 महीने तक खिलाना है। ठीक है, अगर हम 150 रुपए भी मान ले तो 450 रुपए का 1 महीने का खर्चा आएगा। ठीक है, तो 1600-1700 रुपए आपको एडिशनल कॉस्ट लगेगा, लेकिन साथ में बाईपास पेट खिलाने से आपका मिल्क प्रोडक्शन ही उतना बढ़ेगा। ठीक है, आपका अगर 300-400 ml भी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गया डेली का, ठीक है, तो आपका रिवार्ड तो वहां से ही मिल जाएगा। शुरू में खर्चा होगा, दूसरा पशु कभी भी बीमार नहीं होगा, हीट में टाइम टू टाइम आएगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बैलेंस है वो ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है। ठीक है, दूसरा एक ही चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट वो है कि शुरू के टाइम पे क्या होता है, जैसे वो ग्राफ में दिखाया था ना, शुरू के 3 महीने में क्या होता है, दूध उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन उसको खाने की कैपेसिटी कम होती है। तो इस टाइम पे हमें दाना ज़्यादा खिलाना है। देखिए कितना खिलाना है, 5 केजी जितना दाना और 1 केजी अनाज। और ये जो चीज़ है गेहूं का भूसा, जैसे व्हीट स्ट्रो और पेडी स्ट्रो है ना, ठीक है, गेहूं का भूसा दान जैसे हम खिलाते हैं, स्ट्रो सूखा जो स्ट्रो रहता है उसमें कोई पोषक तत्व नहीं रहता है, वो हम क्यों देते हैं, पशु का पेट भर जाए। तो ये कितना देना है, 3 से 4 केजी देना है। अगर ये चीज आप ज्यादा दोगे, 6-7 केजी भी दे दोगे, तो क्या होगा कि उसका पेट तो भर जाएगा, लेकिन उसको जो चाहिए वो पोषक तत्व उसमें से मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये दिक्कत आती है। तो इसीलिए शुरू के 3 महीने में हमें दाना ज्यादा देना है और चारा जो है वो कम देना है। ठीक है? इसके बाद जैसे अभी दूसरे 3 महीने की हम बात करें, तो दूसरे 3 महीने में क्या होता है कि जो ये सूखा चारा और दाना है, तो उसमें दाना कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 महीने के बाद पशु है वो खाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और साथ में उसका मिल्क प्रोडक्शन कम होता है। तो दाना कम करना है और साथ में चारा है वो बढ़ाना है। तो इस टाइम पे देखिए क्या खिलाना है। अगर पशु का दूध थोड़ा कम हुआ, पहले कितना है 12 लीटर, अभी कितना है 10, ठीक है, तो उसको पशु को 1 केजी जो अनाज है वो खिलाना है, चोकर या अनाज आप खिलाओ, साथ में 3.5 केजी के आसपास उसको दाना खिलाओ, तो पशु आहार नहीं निकालता है वो। इसके बाद 10 से 15 केजी हरा चारा, 5 से 8 केजी उसको दलहनी चारा। इसके बाद ये जो गेहूं और धान का भूसा, पहले कितना खिला रहे थे, 3 से 4 केजी, ये हम बढ़ा के 6-7 केजी तक खिला सकते हैं। इस टाइम पे बाईपास फेड खिलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन खनिज मिश्रण खिलाना है 100 ग्राम जितना, और सोडा। ठीक है, सोडा आप खिलाते हो ना, सब लोग सोडा खिलाते हो, मीठा सोडा कितने लोग खिलाते हो, 2-3 लोग ही खिलाते हो। ठीक है, तो जब पशु को क्या देते हैं कि जैसे हम दाना देंगे ना, तो उसमें अगर हम सोडा मिला के दोगे तो उससे क्या होगा कि पशु का फैट परसेंटेज बढ़ेगा। ठीक है, तो फैट परसेंटेज इंप्रूव मतलब ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पशु का जो पाचन है, डाइजेशन है, वो अच्छे से होगा। तो सोडा मिलाने से फैट बढ़ेगा, ज्यादा आएगा।
थोड़ा कब देगा? हाँ, सोडा जब दाना खिलाते हैं ना पशुओं को मिल्किंग टाइम पे, हाँ हाँ उसमें 15 से 20 ग्राम सुबह डाल देना, ठीक है, और 15 से 20 ग्राम शाम को जब मिल्किंग करने के टाइम पे दाना खिलाते हैं उसको दे देना। गाभण हो तो चलेगा? नहीं नहीं नहीं, ये मैं बात क्या कर रहा हूँ शुरू के 3 महीने के दौरान, हाँ हाँ ठीक है, गाभन के टाइम पे नहीं देना है, ये में दूध जब निकलता है ना उस टाइम पे देना है, ठीक है। तो 6 महीने तक आप उसका ब्याज हुआ, वहां से 6 महीने तक आप दे सकते हो, लेकिन उसका ब्याज होने वाला है वो लास्ट के 3 महीने में तो बिल्कुल नहीं देना, ठीक है। इसके बाद लास्ट के 3 महीने की बात करते हैं। अभी देखिए पहले 100 दिन का आपको समझ में आया, फिर दूसरे 100 दिन की बात की, अभी हम लास्ट वाले 100 दिन की बात करते हैं। तो इस टाइम पे पशुओं को क्या खिलाना है कि दूध उत्पादन और भी कम हो जाएगा। पशु का दूध उत्पादन कितना रह जाएगा? 6 से 7 किलो, ठीक है। वो ग्राफ में जैसे मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा था तो 6 से 7 किलो रह जाएगा। तो पशुओं को 1 केजी दाना जो ग्रान अनाज है, 1 केजी अनाज और 2 केजी जितना पशु आहार। पहले हम कितना 5 केजी दे रहे हैं, फिर 3.5 किया और अभी सिर्फ 2 केजी। उसके बाद मक्का है, नेपियर है, जो ग्रास है ना वो 10 से 15 केजी, दलहनी चारा वो 4 से 5 केजी और गेहूं का जो भूसा है वो 7-8 केजी तक आप दे सकते हो, ठीक है। इस टाइम पे सोडा भी देने की जरूरत नहीं है और मिनरल मिक्सचर भी आप 40-50 ग्राम दोगे वही ना, 100 ग्राम जितना मिनरल मिक्सचर भी देने की जरूरत नहीं, बाईफॉस्फेट तो देना ही नहीं है, ठीक है। जैसे ही पशु का जो ब्याज से अंतर बढ़ता जाता है, ठीक है, उतना हमें दाना कम करता जाना है और चारा है वो बढ़ाता जाना है। अभी देखिए अगर आपको जो दाना है वो अपने घर पे बनाना है पशुओं के लिए, ठीक है, तो क्या कैसे बनाते हैं? जैसे पंजाब हरियाणा वाले जो फार्मर्स है ना, उसके पास तो बहुत अच्छे अच्छे पशु है, तो उसका जो पशु है वो 25 लीटर 30 लीटर तक दूध देता है, ठीक है। तो वो लोग जनरली बाहर से दाना नहीं खरीदते हैं, वो अपने हिसाब से खुद दाना बना लेते हैं ताकि क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है। तो अगर आपको कोई भी दाना बनाना है अपने घर पे पशुओं के लिए, तो दाने में अगर 100 केजी दाना बनाना है तो 100 केजी में 25 से 30 केजी क्या होगा? अनाज रहेगा, 25 से 30 केजी क्या रहता है? खल रहती है, और 25 से 40 केजी के आसपास रहता है उसमें चोकर और चूनी, ठीक है। और अगर अच्छी क्वालिटी का दाना बनाना है तो उसमें 2 केजी आप बाईफॉस्फेट डालो, 2 केजी मिनरल्स डालो, 1 केजी सोडा डालो, ठीक है, और ये मिला के 100 केजी का मिश्रण बना लो और 100 केजी का मिक्सर बना के अपने पशुओं की जितनी जरूरत है 2 केजी 5 केजी उतना आप खिला सकते हैं। तो यहाँ 2 एग्जांपल दिया है। ये पहली वाला जो है वो ताजी क्रिया जिसका होता है उस गाय के लिए, तो उसमें 35 केजी के आसपास अनाज, 35 केजी के आसपास फल और 25 केजी के आसपास चोकर और चूनी, ठीक है। 2 केजी खनिज मिश्रण, 1 केजी नमक, 1 केजी बाईफॉस्फेट और 1 केजी सोडा, ठीक है। 100 केजी का मिश्रण बना लिया और जितनी जरूरत है उतना दिया। इसके बाद सूखी अवस्था। सूखी अवस्था में ड्राई पीरियड, पशु दूध नहीं दे रहा है, तो जैसे पशु दूध देना बंद करता है तो फिर दाना देने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है, ठीक है। जैसे दूध देना बंद कर दिया फिर दाने देने की क्या जरूरत है? देना चाहिए। कितने लोग नहीं देते हो? देते हो, सब लोग दाना देते हो, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि पशुओं को ऐसा नहीं है कि दूध दे, जनरली फार्मर्स क्या करते हैं, बहुत सारे यहाँ आते हैं किसान लोग, वही बताया दूध देना बंद कर दिया तो फिर क्या जरूरत है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि अगर ये जो पशु के अंदर जो बच्चा पल रहा है, ठीक है, तो ये जो बच्चा है काफ है उसका 70 to 80% जो ग्रोथ है वो लास्ट के 3 महीने में होता है। गाभिन अवस्था की जो लास्ट के 3 महीने है प्रेगनेंसी के, उसी टाइम पे पशुओं का बच्चा है वो 80% विकसित होता है, ठीक है। तो इस टाइम पे अच्छी क्वालिटी वाला प्रेगनेंसी फीड 3 केजी जितना देना चाहिए, साथ में 100 से 150 ग्राम बाईफॉस्फेट लास्ट का महीना जब होता है प्रेगनेंसी का, तो 100 से 150 ग्राम बाईफॉस्फेट खिलाना चाहिए। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इस टाइम पे हमें पशुओं को खनिज मिश्रण नहीं देना, ठीक है। जब गाभिन होता है हमारा पशु तो लास्ट के उसका ब्याह होने का 15-20 दिन से हमें मिनरल मिक्सचर कंप्लीटली बंद कर देना है। उस टाइम पे मिनरल मिक्सचर नहीं देना है, सोडा भी नहीं देना, ठीक है। और नमक दे रहे हो कोई लोग तो नमक भी नहीं देना, ठीक है, लास्ट के 15 दिन में प्रेगनेंसी।
समझ में आया कि नींद आ रही है सब लोग? आया ना समझ में? ठीक है। इसके बाद अभी चाप कटर, कितने लोगों के पास है चाप कटर? बाकी सब लोगों के पास नहीं है? हाँ, हाथ अच्छे से खड़े कीजिए ना, कितने लोगों के पास? तो जिसके पास नहीं है ना वो लोग बहुत पैसे वाले, ठीक है। ऐसा क्यों? देखिए कि अगर हम चाफिंग किए बिना अगर चारा देते, उसको कुट्टी करते नहीं है चारे को, ठीक है, तो चारा है वो वेस्टेज होता है। और वेस्ट कौन करता है? जिसके पास ज्यादा है वो, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो ये चारा है ना वो वेस्ट हो रहा है। तो अगर आप 10 केजी पशुओं को चारा डाल रहे हो ना, तो 10 केजी में से 4 केजी वेस्ट हो जाएगा। 40% वेस्टेज ही होता है, क्योंकि जो अच्छा अच्छा पार्ट है, जो पत्ते हैं, वो पशु खा जाता है, और जैसे हार्ड पार्ट होता है वो सब गिरा देता है, ठीक है। और आजकल फीडिंग का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है सूखे चारे का पता है? 15 रुपए 1 किलो। 15 रुपए 1 किलो सूखा चारा। हमारी तो तेली मिलती है। हाँ नहीं, 15 तो बहुत ज्यादा हो गया। 6-7 रुपए एवरेज है सूखे चारे का। और हरा घास का क्या रेट चल रहा है? 2-3 रुपए। 3 रुपए के आसपास है, ठीक है। हाँ 3 रुपए के आसपास है। मतलब अगर हमारे घर पे भी उग रहा है ना कोई भी चारा, अगर अपने खेत पे उग रहा है हरा चारा, तो उसको कितना प्रोडक्शन कॉस्ट आता है पता है आपको? खुद के घर पे उगा रहे हो तो आप खुद के खेत पे, आप देखो बीज लाते हो, सीड कॉस्ट रहेगा, उसको वो लगाओगे, ठीक है, तो उसका जो कॉस्ट लगेगा, साथ में उसको पानी दोगे, इरिगेशन कॉस्ट लगेगा, फिर उसको फर्टिलाइजर कभी कभी दोगे, ठीक है, तो फर्टिलाइजर यूरिया वगैरह छिड़कोगे तो उसका कॉस्ट लगेगा, साथ में उसको कटिंग करोगे, लेबर कॉस्ट लगेगा। ये सारा कॉस्ट जब कैलकुलेट करते हो ना, तो 1.5 से 2 रुपए हरे चारे का रेट अगर हमारे घर पे भी खेत पे भी उगता है ना, फिर भी 2 रुपए लगता है। और बाहर से आप खरीद रहे हो तो 3-3.5 रुपए से कम में नहीं आएगा कभी हरा चारा, ठीक है। तो इसीलिए हरे चारा भी बहुत कॉस्टली है। तो आप चाप कटर ले लो, और चाप कटर के बाद ही मतलब पशु लाना चाहिए। जैसे पंजाब हरियाणा वाले फार्मर्स क्या करते हैं, पहले अपने पशुओं के लिए पशु का अच्छा से शेड बनाते हैं, फिर वो चाप कटर लाते हैं, और फिर एनिमल लाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, पहले एनिमल लाएंगे, जहाँ जगह मिली वहाँ बांध दिया, चाप कटर की तो कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले पशुओं के लिए अच्छा रेटर्न बनाना है, उसके बाद चाप कटर लाना है। क्योंकि बिना हम कच्चे गेहूं तो हम भी नहीं खाते ना, गेहूं वगैरह हम भी कितना अच्छे से रसोई बना के खाते हैं, ठीक है। तो पशुओं को एटलीस्ट हम जो भी चीज दे रहे हैं उसको अच्छे से कुट्टी करके देना है। कुट्टी करके दोगे तो क्या होगा, अगर हरा चारा है पशु को ज्यादा पसंद होता है, सूखा चारा कम खाता है पशु, तो हरा चारा और सूखा चारा दोनों मिक्स करके आप खिला सकते हो। साथ में जो दाना है वो भी आप मिला के खिला दो तो TMR हो गया, ठीक है। हरा चारा, सूखा चारा और दाना, और ये तीनों चीज जब मिक्स करके खिलाते हो तो पशु का दूध उत्पादन भी बढ़ता है, और दूध में जो फैट आता है वो भी बढ़ता है, ठीक है। तो जो एडवांस मतलब अच्छे से डेवलप कंट्री है ना, विदेशों में क्या करते हैं लोग, सारी चीज पूरे दिन में जो चाहिए ना वो सारी चीज मिला के ही खिलाते हैं। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ क्या करते हैं हम लोग, जब दूध निकालना होता है उसी टाइम पे हम दाना देते हैं, अदरवाइज पूरे दिन हरा घास सूखा घास जो भी मिला हो देते रहेंगे, ठीक है। उसका कोई टाइम भी फिक्स नहीं होता है, जब हम टाइम मिला तो दे के आ गए, ठीक है। जिसको टाइम मिला तो दे के आते हैं। तो ऐसा नहीं है, उसका टाइमिंग भी फिक्स होना चाहिए। सुबह आप 8 से 10 बजे के बीच सुबह का एक फीडिंग कर दो सब चीज़ मिला के, शाम को 3-4 बजे एक बार फीडिंग कर दो, 2 बार फीडिंग करो तो आपका टाइम भी बचेगा। बहुत लोग तो ऐसा पूरे दिन पशुओं के पीछे ही रहते हैं, ये 2-3 गाय, लेकिन पूरा एक बंदा उसके लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। पशु को जो चाहिए वो सारी चीज़ कुट्टी करके एक दूसरे के साथ मिला के फिर ही पशुओं को खिलाएं। अभी आपका कंप्लेन, और दूसरा कि अगर आप चाफिंग किया बिना चारा देते हो, ठीक है, अगर कुट्टी नहीं करते हो और ऐसे ही चारा दे देते हो, तो उसको चबाने में 15 से 20% एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, ठीक है। चबाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी तो वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, और अगर आप कुट्टी करके दोगे, चाफिंग करके चारा दोगे, तो वही एनर्जी दूध उत्पादन करने में वो लोग उपयोग करेंगे। लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास तो 1-2 पशु है, हमारे लिए चाप कटर तो सही नहीं है, ठीक है। तो आप 1-2 पशु है तो ऐसा मैन्युअल इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है खेत पे, ठीक है। जहाँ पर पशु रखते हो हाथों से ही कुट्टी कर सकते हो, क्योंकि 2 पशुओं को और 3 पशु के लिए कितना 30 से 40 केजी हरा चारा लाओगे आप, ठीक है। इतना कुट्टी करने में आपको 10-15 मिनट का टाइम लगेगा,
ठीक है, तो इसलिए आप ये वाला मशीन भी यूज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पशु है तो इलेक्ट्रिक चाप करना चाहिए, ठीक है। अभी एक वीडियो दिखा था, आप सब लोग बहुत बोरिंग है, थक गए हो ना, ऐसा लगता है तो कोई नहीं होगा टेंशन, ठीक है। चलो अभी एक वीडियो देखते हैं, ठीक है, कार क्लियरिंग के बारे में, फिर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। एक ग्रामीण पशु बाजार पळी जोडून आणि अनेक वेळा तर कर्ज घेऊन शेतकरी पशु खरेदी करण्यासाठी येतात। शेतकरी ह्या आशेने पशु विकत घेतात की पशु जास्त प्रमाणात दूध देतील आणि शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढेल। पण हे शेतकरी पशु विकत घेण्या अगोदर पशुची शारीरिक तपासणी आणि पशूंना अगोदर असलेल्या रोगांची माहिती काढू शकत नाही। पशुची चांगल्या तऱ्हेने काळजी कशी घ्यावी हे देखील त्याला माहित नसतं। अशा पशुला नेहमी ब्रुसेला, स्तनदाह किंवा लाळ खुरपीत सारखे रोग होतात आणि शेतकरी जे पशुपासून जास्त दूध उत्पादन करून उत्पन्न वाढवण्याचा विचार करत असतो त्याच्याबरोबर काय आहे, आजारपण आणि दूध उत्पादन कमी झाल्यामुळे उत्पन्न देखील पूर्वीपेक्षा खूपच कमी झालाय। खरं बोललात तुम्ही। ही माणसामुळे बाजारातून 1 लाखपेक्षा जास्त किंमत देऊन विकत आणली होती। तिला विकत घेऊन 6 महिने झाले। तिला हळूहळू मागच्या भागाचा आजार पण झालाय। या आजारामुळे दूध सुद्धा कमी द्यायला लागले आणि आमचं उत्पन्न कमी झालंय। ती अगोदर 15 किलो दूध देत होती, आता 5 किलोवर आली आहे। बाजारातून जेव्हा आम्ही पशु घेतो तेव्हा आम्हाला माहित नसतं की म्हशीला काही आजार पण आहे की नाही। ते तर आम्हाला म्हैस विकतात, घरी आल्यावर कळतं की म्हैस आजारी आहे। माझ्याकडे जास्त स्तनदाह झाला होता, तिच्या दुधात घट झाली, दूध अर्ध झालं, म्हणून मला नुकसान सहन करून गाय विकावी लागली। अशा समस्येतून निपटण्यासाठी NDDBच्या टीमने गावोगावी दौरा केला। कळून आलं की शेतकरी पशु तर आणतात पण तिची चांगल्या तऱ्हेने काळजी घेण्याचा योग्य मार्ग त्यांना माहित नसतो। शेतकरी गाभीण पशुच्या पौष्टिक आहारावर पण जास्त लक्ष देत नाही, ज्यामुळे वासरांची शारीरिक वाढ होत नाही आणि मृत्यू दर देखील खूप जास्त असतो। वासरं मोठी होऊन माझ्यावर उशिरा येतात, त्याला गाभण होण्यासाठी देखील खूप वेळ लागतो आणि 2 वेतांमधील कालावधी सुद्धा जास्त असतो। दूध तर ती पहिल्यापासूनच कमी देते। छोट्या वासराला आम्ही काही वेगळं खायला देत नाही, जे आम्ही आधी खायला देत होतो आताही तेच देतो। आम्ही प्रत्येक गाभण म्हशीला किंवा वासराला ते स्पेशल खायला देत नाही, जे आमचं पिरियड द्यायचे तेच आम्ही देतो। NDDBच्या टीमने या विषयावर खूप संशोधन करून एक कार्यक्रम तयार केला, ज्याचं नाव आहे काफ रिअरिंग प्रोग्राम, म्हणजेच CRP। CRPच्या अंतर्गत वेगवेगळ्या टप्प्यात 3 विशेष पशु आहार तयार केले। प्रेग्नन्सी पशु आहार गाभण पशुला शेवटच्या 2 महिन्यात दिला जातो। काफ स्टार्टर पशु आहार वासराच्या जन्मापासून 6 महिन्यापर्यंत दिला जातो आणि काफ ग्रोथ होईल बछडीला 7व्या महिन्यापासून 27 महिन्यांपर्यंत दिला जातो। CRPचा उद्देश गाभण पशु आणि नवजात वासराला पौष्टिक आहार देणं आहे, जेणेकरून ते निरोगी आणि तंदुरुस्त राहील आणि पुढे जाऊन दूध उत्पादनात वृद्धी होईल। CRP शेतकऱ्यांना पशु विकत घेण्याऐवजी स्वतःच्याच घरी पशु तयार करण्यास प्रेरित करतात। हे स्वस्त देखील आहे। CRP कार्यक्रम अनेक दूध संघांमध्ये लागू केल्यानंतर चांगले परिणाम समोर आले। देशी गाई आणि म्हशींची वासरं देखील 11 ते 12 महिन्यांच्या आत नाजावर आली आहे। चला तर तुम्हाला बऱ्याच दूध संघात कांक्रेज गायींवर केलेल्या परीक्षणाचे परिणाम दर्शवतो। आम्ही सुमारे 2000 कांक्रेज गाभण गायींना 7व्या महिन्यापासून प्रेग्नन्सी पशु आहार देण्यास सुरुवात केली। गर्भस्थ शिशु शेवटच्या 3 महिन्यांमध्ये अतिशय वेगाने विकसित होतात। म्हणूनच NDDBने एक स्पेशल संतुलित आहार विकसित केला, ज्यामध्ये प्रोटीन, विटामिन आणि चिरेके मिनरल भरपूर प्रमाणात आहे। गाभण गायींना हे स्पेशल संतुलित आहार दिल्यानंतर शिशुला गर्भावस्थेतच पोषण मिळण्यास सुरुवात होते।
एका सामान्य पद्धतीने जन्मलेल्या वासराचं वजन सरासरी 22 किलो असतं. जिच्या तुलनेत ज्या पशुला प्रेग्नन्सी पशुआहार दिला गेलाय तिच्या शिशुचं वजन जन्माच्या वेळी सरासरी 24 किलो होतं. मग सीआरपीच्या अंतर्गत वाढलेल्या वासराला खास करून तयार केलेलं काफ स्टार्टर देणं सुरू केलं. या काफ स्टार्टर मध्ये सारी पोषक तत्व आहेत जी एका वाढत्या वयाच्या वासराच्या सुदृढ विकासासाठी आवश्यक आहे. एका महिन्यानंतर सामान्य पद्धतीने वाढलेल्या वासराचं वजन होतं सुमारे 30 किलो, जिथे सीआरपीच्या अंतर्गत वाढलेल्या वासराचं वजन होतं सुमारे 38 किलो. 6 महिन्यानंतर सामान्य पद्धतीने वाढलेल्या वासराचं वजन 68 किलो झालं आणि सीआरपीच्या अंतर्गत वाढलेल्या वासराचं वजन 100 किलो पेक्षा जास्त झालं. अर्थात फक्त 6 महिन्यांच्या आत सीआरपीच्या अंतर्गत वाढलेल्या वासराचं वजन सामान्य पद्धतीने वाढलेल्या वासराच्या तुलनेत 32 किलो जास्त होतं. 7व्या महिन्यापासून काफ ग्रोथ होऊन खायला देण्यास सुरू केलं गेलं. हा खास आहार वासराला 27 महिन्यांपर्यंत दिला जातो. या संपूर्ण कार्यक्रमादरम्यान वेळोवेळी लसीकरण होत असे आणि कृमीनाशक दिलं जातं जेणेकरून वासराला पुढे कोणताही गंभीर आजार होऊ नये. पोषक आहार मिळाल्यामुळे वासरांमध्ये रोग प्रतिरोधक शक्ती वाढली आणि मृत्यू दरात देखील घट झाली आहे. ही तंदुरुस्त वासरं नंतर निश्चितच जास्त दूध देतील. पण गाय आणि वासराला हा चारा खायला देणं महाग पडत असेल. पशुआहार जर महाग असेल तर आम्हाला काय फायदा? आमची सर्व कमाई तर पशुआहार देण्यातच जाईल ना. आपली चिंता अगदी बरोबर आहे. चला तर या चिंतेचे निराकरण आताच करूया. सामान्य पद्धतीने वाढलेली वासरं उशिरा मीठ येतात, उशिरा माझावर येतात, त्यावर होण्यास वेळ घेतात, दूध देखील उशिरा सुरू होतं आणि दुधाचे प्रमाणही कमी असतं. एका सामान्य पद्धतीने वाढलेल्या वासराच्या व्यायामापर्यंत घेतलेल्या संगोपनाचा सर्व खर्च हा जवळपास सीआरपीच्या अंतर्गत वाढलेल्या वासरा इतकाच असतो, कारण की सामान्य वासरांना जास्त वेळ खायला द्यावा लागतो. चला आता तुम्हाला यातून होणारे फायदे सांगतो. सर्वात पहिली गोष्ट, सीआरपीच्या अंतर्गत वाढलेल्या वासरं माझ्यावर लवकर येतात आणि त्यांचं पहिल्यांदा प्रसूत होण्याचं वय 4 वर्षांनी घटून जवळजवळ 2.5 वर्ष होतं. फक्त एवढंच नाही, सामान्य पद्धतीने वाढलेली वासरं संपूर्ण आयुष्यात सरासरी 6 वेळा येतात, तर सीआरपीच्या अंतर्गत वाढलेली वासरं 8 वेळा येतात. सरळ सरळ 2 प्रसूतींचा फायदा तर इथेच झाला. जरी ही वासरं प्रत्येक प्रसूतीनंतर दूध देखील जास्त देतात, माझ्यावर लवकर येतात, गाभण पण वेळेवर होतात आणि त्यांच्यामध्ये 2 वेतांमधील कालावधी देखील कमी असतो. जर या सर्वांचा हिशोब लावला तर सीआरपी मार्फत वाढलेल्या वासरांमुळे शेतकऱ्यांना 1.5 ते 2 पट अधिक फायदा होतो. एकाच ठिकाणी केलेल्या परीक्षणाच्या परिणामांवर आम्ही विश्वास कसा ठेवणार? हा कार्यक्रम तुम्ही दुसऱ्या ठिकाणी लागू केलाय का? आणि जर केलाय तर त्याचा काय परिणाम आलाय? बिलकुल झालंय. अशा प्रकारचं परीक्षण पंजाबमध्ये मुरली म्हशीवर झालंय. हाच कार्यक्रम पूर्णपणे पुन्हा केला गेला. चला तर त्यांचे फायदे त्यांच्याच तोंडून ऐकूया. आम्ही प्रेग्नन्सी पशुआहार आमच्या पशूंना दिला आहे, यामुळे आम्हाला खूप फायदा झाला आहे. सर्वसाधारणपणे विकत जवळ असलेले पशु निरोगी राहिले. वासरी जे अगोदर 30 किलो वजनाचा असायचा, आता जन्माच्या वेळी त्याचं वजन 35 ते 40 किलो आहे आणि दूधही आम्हाला पहिल्यापेक्षा जास्त मिळत आहे. प्रत्येक पशुमध्ये पहिल्यापेक्षा 2 ते 3 लिटरचा फरक. त्यामुळे आमची म्हैस जास्त वेळा गाभण राहू शकते, जेणेकरून आम्हाला खूपच फायदे मिळतील आणि 1.5 ते 2 लाखांचा नफा देखील होईल. ही जी एनडीडीबीने स्कीम चालवली आहे ना, वेगळ्या प्रजातीच्या गाभण म्हशींकरता आणि प्रेग्नन्सी पशुआहार सुरू करण्यासाठी ते मी वापरले आहे. त्या पशुआहाराचा परिणाम खूप चांगला आहे. सुरुवातीला एकदाच काय तो खर्च होतो, पण या फीडचा रिझल्ट खूप चांगला आहे. पहिला माझ्या जेवढ्या पण म्हशी गाभण झाल्या त्याच्यापासून जी वासरे झाली ती वजनात खूप हलकी आणि खूपच अशक्य होती. पण सीआरपीच्या अंतर्गत या म्हशीने जी बछडी दिली आहे तिचे वजन अतिशय चांगले आहे आणि कदकाठी सुद्धा छान आहे आणि म्हशीला गाभण होण्यास देखील कोणत्याही प्रकारचा त्रास झाला नाही आणि दूध देखील चांगले दिले सर्वांनी. जी पहिली गाभण म्हैस होती तिने 12 लिटर दूध दिले होते. ही माझी बछडी 14 ते 15 महिन्यांनी माझ्यावर येईल आणि सुमारे 24 महिन्यानंतर पहिल्यांदा प्रसूत होईल. अगोदर माझी जी वासरी 4 वर्षानंतर गाभण होत होती, आता 14 महिने होणार, त्यामुळे माझा बराच वेळ वाचला. तुमची जी बछडी 1 वेळा गाभण होत होती तिथे माझी 2 वेळा गाभण राहील आणि कमीत कमी 2 लाख रुपये यामुळे फायदा होईल.
दक्षिण भारतात देखील हा CRP कार्यक्रम बेंगळुरूमध्ये चालवला गेला. तिथे पण पशूंचे दूध उत्पादन वाढलंय, शेतकऱ्यांचा व्यवसाय वाढलाय आणि त्यांचं उत्पन्न सुद्धा. बेंगळुरू दूध उत्पादक सहकारी संघाद्वारे चालवलेल्या ह्या योजनेमुळे माझ्या इथे दूध उत्पादनात वाढ झाली आहे. त्या योजनेचा अवलंब केल्यानंतर मला खूप आनंद झालाय आणि मी पूर्णपणे समाधानी आहे. ही योजना माझ्यासाठी अतिशय उपयुक्त आहे. मला सर्व शेतकरी बांधवांसाठी फायदेशीर आहे. सर्व शेतकऱ्यांना फायदा झालाय आणि आम्ही सर्व समाधानी आहोत आणि याचा फायदा घेत आहोत. या योजनेद्वारे माझ्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. ही योजना आमच्यासाठी एक वरदान आहे आणि आम्ही सर्व खूप खुश आहोत. NDDB-ने दूध उत्पादन वाढवण्यासाठी CRP कार्यक्रम आपल्यासाठी विकसित केला आहे. याचा फायदा बऱ्याच शेतकऱ्यांना मिळू लागला आहे. तुम्ही सुद्धा CRP कार्यक्रम अवलंबून दूध व्यवसायातून मिळणारं उत्पन्न वाढवा. कैसा लगा वीडियो? ये क्या था, काफ लेयरिंग प्रोग्राम. काफ लेयरिंग प्रोग्राम में कि हमने बात तो कर ली कि एक ब्याज के बीच मतलब दो ब्याज के बीच का कितना अंतर होना चाहिए, ठीक है. लेकिन अगर हमारे यहाँ मतलब जैसे ही ब्याज हुआ और बछड़े का जन्म हुआ तो वो बछड़ी कितने टाइम के अंदर गाभिन हो जानी चाहिए और वापस वो भी अपना बच्चा नया ब्याज हो जाए. तो आपके यहाँ जो बछड़ी का जन्म होता है वो बछड़ी कितने टाइम में गाभिन हो जाती है? 2.5 साल 3 साल, ठीक है, गाभिन होती है ना. लेकिन इस वीडियो में दिखाया उसके अकॉर्डिंग 3 साल के अंदर तो उसका ब्याज भी हो जाएगा, ठीक है. तो 8-9 महीना जल्दी मतलब उसका ब्याज हो गया तो उसकी जो पूरे लाइफ में जो कोई प्रोडक्टिव लाइफ है वो बढ़ जाती है, ठीक है. जैसे वीडियो में देखा तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो बस थोड़ी 2 मिनट में देख लेते हैं. जैसे इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी पीरियड. शुरू में जब हमारा एनिमल प्रेग्नेंट होता है तो लास्ट के जो 2 महीने रहते हैं प्रेगनेंसी के उस टाइम पे हमें क्या देना चाहिए उसको? प्रेगनेंसी पीरियड. तो वो जैसे दाना देना चाहिए ना उसको ड्राई पीरियड रहता है, दूध देना बंद कर देता है, तो उस टाइम पे हमें उसको प्रेगनेंसी पीरियड देना चाहिए. प्रेगनेंसी पीरियड कितना? 2 से 3 kg, ठीक है. प्रेगनेंसी पीरियड देने से क्या होगा? एक तो जो बच्चा अंदर पल रहा है ना उसका ग्रोथ अच्छा होगा, ठीक है. जब उसका जन्म होगा तो उसका बर्थ वेट होगा वो भी ज्यादा होगा. साथ साथ में जो पशु जिसको हम प्रेगनेंसी फीड खिला देते हैं उसको जैसे बहुत बार जो जहर होती है वो अटक जाती है, पता है, जो काफ के बाद जो मतलब चिपक जाती है ना प्लेसेंटा, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं आता है. फिर दूसरा एक मिल्क फीवर, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, तो मिल्क फीवर नहीं होगा. तो साथ में पशु है वो ज्यादा दूध उत्पादन करेगा अगले लैक्टेशन, ठीक है. तो ये प्रेगनेंसी फीड खिलाने का ये फायदा है. जैसे ही हमारा पशु गाभिन हुआ प्रेग्नेंट था लास्ट 2 महीने तब हमने प्रेगनेंसी फीड खिलाया. गाभिन उसका ब्याज हुआ, ब्याज के बाद जो बच्चा है काफ है, काफ को हमें क्या खिलाना है? काफ स्टार्टर. काफ स्टार्टर फीड कब तक खिलाना है? जब से उसका जन्म हुआ वहां से लेके 6 महीने तक मैं उसको काफ स्टार्टर फीड खिलाना. और 6 महीने के बाद हमें उसको खिलाना है काफ ग्रोथ में, ठीक है. नॉर्मल टाइप का दाना ही रहता है जैसे हम कोई भी दाना ला के आते हैं वो खिलाना चाहिए. और वो फीड कब खिलाना है? कि ये जो बछड़ी का जन्म हुआ है वो बछड़ी वापस 7 महीना गाभिन हो जाती है ना तब तक वो खिलाना है. और लास्ट के 2 महीने बचते हैं उसका ब्याज होने के लिए, ठीक है, तब वापस ये वाला, ठीक है. तो ये साइकिल चलती है, ठीक है. समझ में आया? अभी आप सब लोगों को ई गोपाला के बारे में बताया अजीत सर ने, ठीक है. तो ई गोपाला जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन में प्ले स्टोर से, ठीक है. जिसके पास एप्पल फोन होगा उसमें ये नहीं चलेगा, एंड्रॉइड फोन के लिए ही है, ठीक है. तो ये है ई गोपाला एप्लीकेशन, ठीक है. अपने फोन में भी आप डाउनलोड करके आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है, फोन में.
और ये जो इको कॉल है यहाँ देखिए लास्ट में आप इसमें लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो हम मराठी सिलेक्ट कर लेते हैं इसमें, ठीक है। अभी सारी जो इसकी फंक्शन है वो सब फंक्शन मराठी लैंग्वेज में दिखेगा। तो इसमें आपको कभी लैंग्वेज बैरियर का वो फील नहीं होगा। अभी यहाँ पर हम देखेंगे पशु पोषण, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन में हम क्या कर सकते हैं, पशुओं के लिए कितना क्या खिलाना चाहिए ना वो हम दाना बना सकते हैं। आजकल हमें डाइट वाला जो कंसेप्ट चला है ना, डाइटिशियन के पास जाते हैं क्या खिलाना है, हमारे लिए चलता है ना, मसल बनाने के लिए, वेट कम करने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए। तो वैसे ही हमने पशुओं के लिए भी एप्लीकेशन बनाया है। तो इस एप्लीकेशन में आप पशुओं के लिए डाइट बना सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो आपका एड्रेस भी उसमें सब डिटेल डालनी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आपका स्टेट सिलेक्ट करना है, ठीक है। हमने स्टेट सिलेक्ट कर लिया महाराष्ट्र। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करना है गाय या भैंस, ठीक है। तो हम गाय सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। गाय के लिए हमें दाना बनाना है, कितना क्या खिलाना है वो देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, एक दिन में कितना केजी पशु का दूध उत्पादन है वो डालना है, ठीक है। तो मैंने कितना डाला है यहाँ पर 10 केजी 24 घंटे में, ठीक है, पूरे दिन में। इसके बाद गो पे क्लिक किया। अभी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें फीड श्रेणी ऐड करनी है, ठीक है। तो फीड श्रेणी देखिए, यहाँ जो फीड श्रेणी है तो फीड श्रेणी दो टाइप की है। इसमें क्या है, एक चारा, चारा माने हरा चारा, सूखा चारा, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी कौन सी है, दाना। तो जो भी फीड होगा वो सब दाने में आएगा। तो सबसे पहले हम चारा सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही यहाँ चारा सिलेक्ट किया तो महाराष्ट्र में जो जो चारा अवेलेबल होगा, ठीक है, वो सब यहाँ पर दिखेगा। अभी आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा चारा है जो आप खिलाते हो। कोई भी एक हरा चारा सिलेक्ट कीजिए। हाँ, नेपियर, शंकर नेपियर, ये वाला ना, ठीक है, शंकर नेपियर। शंकर नेपियर का क्या रेट है 1 केजी का चारे का, 1 रुपए है, 1000 रुपीज टन, ठीक है। तो 1 रुपए मैंने ले लिया। कितना केजी आप खिलाते हो, 12 किलो और 30 35 विदाउट चापिंग, चाप करते हो, ठीक है। पक्का 30 से 35 केजी जाता है। चलो 30 केजी लिख लिया, ठीक है। वापस हम ऐड करेंगे। इसके बाद वापस चारा सिलेक्ट करते हैं। अभी एक सूखा चारा सिलेक्ट कीजिए, सूखा भी खिलाते हो ना, ठीक है। सूखा चारा में सिलेक्ट कीजिए, ये वाला, ठीक है, ज्वार भूसा, ठीक है। उसका क्या रेट चल रहा है, 4 रुपए, ठीक है, 4 रुपए 4, ठीक है। कितना केजी खिलाते हो, 10। कितने लोग एग्री करते हो 10 से 15 केजी खिलाते हो, कितने लोग मानते हो कि 10 से 15 केजी, सब लोग एग्री हो, हाँ। 10 केजी और 15 केजी मीन्स 1.5 गुना हो गया। 10 केजी का 1.5 गुना 15 केजी, तो ये रेंज बहुत ज्यादा है। और आप एक बार जाओगे ना घर पे, जितना पशुओं को सूखा चारा खिला रहे हो उसका एक बार वेट करके देखना, ठीक है। हाँ, दूसरी एक चीज हो सकती है कि आप 10 केजी डाल रहे हो उतना नहीं खाता, लेकिन दूसरे दिन 3-4 केजी उसने वेस्ट किया, निकाल देता है, ठीक है। तो इसमें जो हमें क्वांटिटी डालनी है वो एक्यूरेट डालनी है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप कुछ भी क्वांटिटी डाल दो, ठीक है। तो इसमें फीडिंग कॉस्ट आएगा। और पशु अपना जितना वजन होता है ना उसका 1.5% से ज्यादा सूखा चारा नहीं खा सकता। अगर पशु का बॉडी वेट है वो कितना है 400 केजी, तो मैक्सिमम 6 केजी ही वो सूखा चारा, जैसे स्ट्रॉ होता है ना, वो सूखा चारा 6 केजी खा सकता है, उससे ज्यादा पशु नहीं खा सकता। हाँ, अगर आप ग्रीन फॉडर हरा चारा नहीं दे रहे हो उस केस में वो ज्यादा खाएगा, लेकिन हरा चारा दे रहे हो तो पशु 6 केजी से ज्यादा कभी भी सूखा चारा नहीं खा सकता। आप वेइंग करके देख सकते हो, ठीक है। एक बार जाके पता करना कितना केजी खिला रहे हो। लेकिन फिर चलो हम मान लेते हैं कि 10 केजी आप खिला रहे हो, 10 केजी ऐड कर देते, ठीक है। चारा, हरा चारा आ गया, सूखा चारा आ गया। इसके बाद हम करेंगे दाना ऐड।
अभी दाना कौन सा रहता है आपके यहाँ? ये फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे एक ले रहे हैं, एक एग्जांपल। हाँ, साइकिल, ठीक है। सर्किट है मींस कॉटन सीड केक ना, बिनोला खल ना। हाँ, उसका क्या रेट चल रहा है? 25 या 30 रुपीस? 30 30 रुपीस, ठीक है। कितना केजी आप खिलाते हो? आप याद रखिएगा, अपने पशु का दूध उत्पादन कितना है? 10 केजी। 10 केजी एंटर किया है, ठीक है। कितना केजी खिला सकते हैं? हाँ, 5 केजी, ठीक है। और चोकर या पशु का आहार जो रहता है ना, ये वाला खिलाते हो? पशु आहार, पशु आहार खिलाते हो कि नहीं खिलाते? आप जो अपने पशु को खिलाते हो वही बताइए। नहीं खिलाते, ठीक है। उसमें कोई गेहूं का दाना या चोकर वगैरह कुछ भी नहीं खिलाते हो? नहीं खिलाते हो। और आपके यहाँ भैंस ज्यादा है या गाय? भैंस ज्यादा है ना, तो नांदेड़ ना, नांदेड़। हाँ, ऐसे ही सेम एरिया है हमारे यहाँ गुजरात में, जूनागढ़, ठीक है। वहाँ पर जाफराबादी भैंस, ठीक है। जाफराबादी भैंस का आपको पता होगा कि फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है, दूध भी गाढ़ा रहता है। सेम वही चीज आप जो खिला रहे हो ना, वैसे ही आप खिला रहे हो, यही खिलाते हैं हम भी, ठीक है। और हाँ, जाफराबादी अगर बफेलो है तो वो स्ट्रॉ भी खा सकता है, 10-12 केजी आराम से खा सकता है, कोई इशू नहीं। गाय के लिए नहीं, हमने गाय से लिया है, ठीक है। तो ये 3 चीज मिला के आपका कितना खर्चा आ रहा है, देखिए हम देखते हैं। नहीं, ये सारी चीज आ गई है, ठीक है। अभी देखिए टोटल फीडिंग कॉस्ट कितना आ रहा है एक दिन का, अगर आप इतना चीज खिला रहे हो, ठीक है। नेपियर 30 केजी, 10 केजी मक्के ज्वार का कड़बा, ठीक है, और 5 केजी बिनोला का खल, ठीक है। कितना खर्चा आ रहा है? 220 रुपए टोटल एक दिन का खर्चा। मैंने कितना बोला था? 150 से 200 रुपए बोला था, ठीक है। तो 220 रुपए खर्चा आ रहा है, आप इतना चीज खिला रहे हो। और हमारा एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन कितना है? 10 लीटर। तो 1 लीटर मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए कितना खर्चा आया? 22 रुपए। और देखिए फिर भी ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम सफिशिएंट है, लेकिन फास्फोरस है वो डेफिसिट है, ठीक है। तो इसमें क्या किया, ये जो एप्लीकेशन है उसने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया और दाना बनाया पशु का। तो इस एप्लीकेशन को के हिसाब से क्या बोल रहा है कि आप ग्रास हाइब्रिड नेपियर कितना खिलाओ? 37 केजी, ठीक है। ज्वार स्ट्रॉ कितना खिलाओ? 3.5 केजी, 3 से 3.5 केजी। और कॉटन सीड केक है वो कितना खिलाना है? 1.5 केजी। तो उसकी नीड होगी ना, वो सेटिस्फाइड हो जाएगी, उसकी जो जरूरत होगी ना वो फुलफिल हो जाएगी। और इसका जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा? 103 रुपए, 136, ठीक है। इसमें क्या है कि जनरली आप 2 से 3 चीज खिला रहे हो, इसलिए इतना दिखा रहा है, लेकिन जिसे वो चार्ट में दिखाया था उस हिसाब से आपको प्रोटीन, इसमें क्या जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही आप खिला रहे हो, ठीक है। तो प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी भी खिलानी चाहिए। तो आप ज्यादा कुछ चेंजेस ना करो, लेकिन साथ में जो कॉटन, ये जो बिनोले की खल खिला रहे हो, सर्किट पेंट जो खिला रहे हो, उसके साथ साथ उसको मक्का खिलाओ, ठीक है। आधा से 1 केजी मक्का खिलाओगे, डेफिनेटली आपका जो मिल्क प्रोडक्शन होगा ना वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्या रिकमेंड करते हैं कि आधा से 1 केजी उसको दाना खिलाओ, 2 केजी के आसपास उसको खल खिलाओ, 1.5 से 2 केजी खल खिलाओ, ठीक है, कोई भी खल। और 1 से 2 केजी उसको दाना खिलाओ, जो पशु का जो दाना आता है ना वो मिक्स करके, ये सारी चीज खिलाओगे तो पशु की जो नीड होगी ना वो सेटिस्फाइड हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप खिला सकते हो। ये 37 केजी क्यों आ रहा है यहाँ पर? क्योंकि हमने शुरू में ही 30 केजी लिखा है, ठीक है। तो जो हम पहले एंटर करते हैं ना उसके अकॉर्डिंग ये मॉडिफिकेशन करता है। तो हम कोई भी वैल्यू आप डाल दोगे तो यहाँ पर गलत होने का चांस ज्यादा है। अगर हम मान लेते हैं कि 25 केजी खिला रहे हो, तो हम नीचे यहाँ पर एक बॉन्ड सेट करना रहता है। यहाँ पर कितना है? 37 केजी आ रहा है, ठीक है। इसको हम 25 केजी बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे 25 केजी किया तो यहाँ पर ज्वार स्ट्रॉ कितना आ गया? 5.7 केजी, मतलब ऑलमोस्ट आप 5.5-6 केजी मान लो,
ठीक है, और कॉटन सीड के कितना आया 2 केजी, और मिनरल मिक्सचर का क्वांटिटी कम हो गया। तो मिनरल मिक्सचर भी 150 ग्राम बोल रहा है, ठीक है, 150 ग्राम जितना। लेकिन अगर आप कंपाउंड कैटल फीड जो पशु का आहार रहता है वो आप खिलाओगे तो मिनरल मिक्सचर क्वांटिटी भी आप कम कर सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपना पशु का डाइट बना सकते हो, लेकिन जितना हो सके उतना ज्यादा चीज पशु के चारे में इंक्लूड करो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप खल ही खिला रहे हो, खल की जगह खल तो खिलाओ ही खिलाओ, क्योंकि आप बफेलो ज्यादा रख रहे हो, भैंस ज्यादा रख रहे हो, तो उसमें फैट परसेंटेज ज्यादा रहता है, तो उसको ऑयल ज्यादा ही चाहिए, और ऑयल कहाँ से मिलेगा? खल से मिलेगा। ठीक है, साथ में उसको आधा से 1 केजी दाना, जो मक्के का दाना, ठीक है, अनाज, और जो पशु आहार जो आता है कैटल फीड डेयरी का, वो 1.5 से 2 केजी खिला के आप इसमें जो तो एक ही चीज़ से आया था अभी वो है। नहीं, इसमें ये क्या है कि ये अभी ये जो एप्लीकेशन है ना, ये अपडेट मतलब हो रही है, और इसमें जो क्या है कि कभी-कभी पॉइंट में 9.99 भी है ना, तो भी वो यहाँ पर रेट दिखा है। ठीक है, तो इसलिए वो चीज़ है, लेकिन ये आप वो इग्नोर करिए। शुरू का जो रहता है ना, उस तक सही है। ये अभी अपडेट वर्जन नहीं आएगा, अभी पीसीएस के साथ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस हिसाब से अपने पशु का आहार है वो बैलेंस कर सकते। चलो, अभी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई जानकारी चाहिए आपको अपना अपने हिसाब से? हाँ? क्या? नहीं, एनडीडीबी कोई भी आहार नहीं बनाता है, वीडियो में दिखाया हो ना। वो क्या होता है कि एनडीडीबी के पास कोई अपना यूनिट वगैरह, कोई मैन्युफैक्चरिंग ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जैसे कोई भी आपके एरिया में डेयरी हो, ठीक है, वो डेयरी को हम फॉर्मूला दे देते हैं। जैसे वो वीडियो में दिखाया था ना, तो कहाँ 3 जगह पर ट्रायल किया, तो वो जो दाना जैसे कैसे बनाना है उसकी फॉर्मूला है, वो हम उसको दे देते हैं। तो पंजाब में मिल्क यूनियन है, उसको दिया था, यहाँ बनास मिल्क यूनियन है, बनास डेयरी में, उसको दिया था, और बेंगलुरु में, कर्नाटका में बेंगलुरु मिल्क यूनियन है, उसको दिया था। फिर वहाँ से बन के तैयार होकर फिर फीडिंग ट्रायल। एनडीडीबी के पास अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुछ नहीं, हम सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अभी जो फार्मर जो है वो प्रोडक्शन करने के बाद जो डेयरी को देते हैं, डेयरी वाले फैट कम वो पैसा कम मिलता है। हाँ, तो अगर अपन हरा चारा ज़्यादा देंगे तो फैट नहीं आएगा, सूखा चारा ज़्यादा देंगे फैट आएगा, तो दूध का प्रोडक्शन कम होगा। ये दोनों के बीच में कुछ वे होता है। हाँ, इसीलिए बताया ना कि जैसे आप नेपियर पाउडर दे रहे हो वो काफी ज्यादा दे रहे हो, ठीक है, तो ये सारी चीज बैलेंस फॉर्म में चाहिए। जब बैलेंस फॉर्म में रहेगा तभी जाके ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमें बताया ना कि जैसे इसमें वॉल्यूम भी बढ़ाना है, साथ में हमें फैट परसेंटेज भी ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो क्वांटिटी जब बढ़ती है ना दूध की, वो सिर्फ और सिर्फ हरे चारे से नहीं बढ़ती। आप जैसे ही उसमें मक्का वगैरह जो दाना अनाज ऐड करोगे ना, तो उससे वॉल्यूम बढ़ेगा, और जैसे बाईपास फैट जैसी चीज ऐड करोगे तो उससे मिल्क फैट भी बढ़ेगा। तो ये दोनों चीज आपको बैलेंस करके देनी है। सिर्फ और सिर्फ हरा चारा, या फिर आपने मॉनसून में जैसे बारिश का मौसम होता है ना, उस टाइम पे फैट का सबको इश्यू आएगा। क्यों? क्योंकि बारिश के मौसम में हरा चारा बहुत अवेलेबल रहता है, और इसीलिए हरा चारा ज़्यादा दे देते हैं। हरे चारे में 80% तो पानी रहता है, ठीक है, तो उस टाइम पे उसको फाइबर की कमी होता है। तो इसीलिए उस टाइम पे या फिर ज़्यादा चारा दे रहे हो तो आप कुट्टी करके उसको हरा चारा साथ में सूखा चारा मिक्स करके फिर खिलाओ। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा भी हरा चारा है तो आप 20-25 केजी तक ही हरा चारा खिलाइए, उससे ज़्यादा हरा चारा मत खिलाइए। और हाँ, एक चीज़ दूसरी ये भी है कि जितना मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना फैट डाउन होगा। इसीलिए देखना, हमारी जो देसी गाय है ना, उसका फैट ज़्यादा रहता है, और एचएफ क्रॉस, जर्सी क्रॉस है, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है, लेकिन दूध है वो पतला होता है। जो बछड़ा रहता है उसको दूध कितना देना चाहिए सर? वो छोड़ने को मतलब सभी दूध के देते हैं, उसके अकॉर्डिंग मतलब लेंथ का प्रमाण बढ़ता है, तो दूध कितना देना चाहिए? हाँ, जैसे अगर ताज़ा ब्याज हुआ है, ठीक है, तो वो तो जो खीस है वो तुरंत ही पिला देनी है। ठीक है, तो शुरू के टाइम पे हम क्या रिकमेंड करते हैं कि जो खीस पिलाना होता है शुरू के 2 से 3 दिन में, बच्चे का जितना वजन है जन्म के टाइम पे उसका 10% हमें खिलाना है। तो मान लीजिए कि अगर बच्चा है, उसका जन्म के टाइम पे 25 से 30 केजी वेट, ठीक है, तो उसको 2.5 से 3 केजी खीस पिलाना है या दूध पिलाना है, 2.5 से 3 केजी। हाँ, ठीक है, उसका 10% वेट होता है।
उसके बाद आप धीरे धीरे जैसे ही बच्चा बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, 1 महीने तक उसको हरा घास देने की जरूरत नहीं। आप बच्चा बड़ा हो रहा है, दूसरे हफ्ते से उसको सूखा घास एंड काफ स्टार्टर फीड जो वीडियो में दिखाया था वो वाला फीड, 2 चीज आपको खिलाना है। वीक में 100 ग्राम आपको, मतलब डेली आपको 100 ग्राम खिलाना है पहले, दूसरे वीक। तीसरे वीक में आपको 200 ग्राम खिलाना है, चौथे वीक में आपको 250 ग्राम खिलाना है। तो वैसे वीक बाय वीक आपको उसका डोज बढ़ाते जाना है और साथ में दूध है वो कम कर देना है। और पशु का जो पेट होता है ना वो 4 भाग में विभाजित होता है, ठीक है। तो जो बच्चा होता है तो उसमें हमारे जैसा ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो उसमें एक ही पेट होता है, लेकिन 2.5 से 3 महीने के अंदर उसको चारों पेट है उसको विकसित हो जाता है। तो इसीलिए 3 महीने के बाद पशुओं को दूध देने की, बच्चे को दूध देने की कोई जरूरत नहीं। और दूध देना मतलब वो वेस्ट ही है, वहाँ से उसको कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। और आपने पूछा था वो फीड का रेट भी मैं बता देता हूँ। हम लोग तो यहाँ से फीड नहीं बनाते, लेकिन अगर बाहर से आप प्रेगनेंसी फीड परचेज करने जाओगे तो 26 से लेकर 28 रुपये 30 रुपये के आसपास उसका रेट है। हाँ, उबाल कर खिलाओ तो ज्यादा सही है, उबाल कर या फिर ग्राइंड कर पाउडर बनाकर फिर खिलाएं। लेकिन कोर्स पाउडर है ना, बहुत फाइन नहीं, आटे जैसा नहीं, चोकर जैसा कर। हाँ, गले में अटक जाता है। दूसरा क्या है कि वो जल्दी पास हो जाता है। जैसे आपको पानी डाल के भी फीड खिलाते हो ना बहुत बार, ठीक है, तो पानी आप डालो फीड में, लेकिन स्लरी जैसा फीड मत बना, ठीक है। बहुत स्लरी लिक्विड जैसा आप फीड बना दोगे, ज्यादा पानी ऐड कर दोगे तो उसके जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ना उसमें से जल्दी से पास ऑन हो जाएगा, और जितना जल्दी वो पास हो जाएगा उतना ही उसका डाइजेशन होगा वो कम होगा। तो इसीलिए आप पानी थोड़ी क्वांटिटी में डालो ताकि उसको मतलब चबाने के लिए भी टाइम मिले। जैसे स्लरी टाइप फीड देते हैं ना, लिक्विड फीड, तो वो जल्दी मतलब चबाता नहीं है, और जितना कम चबाएगा उतना ही लाड जो है सलाइवा है वो कम प्रोडक्शन होता है, और सलाइवा जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उतना वो बफर का काम करता है, तो डाइजेशन हो सकता है। तो इसलिए आप भिगो के खिला सकते हो, लेकिन ज़्यादा पानी ग्राइंड करके खिलाओ। और कोई क्वेश्चन? हमारी तरफ से वो खले ना, खल की जगह बेरली दे रहे, बेरली बोले तो वो बियर रहता ना, उसका लिस्ट है वो अच्छा रहता है। वो उससे मिल्क प्रोडक्शन बहुत बढ़ता होगा। हाँ बढ़ेगा, हाँ, लेकिन फैट इसलिए नहीं फार्मर्स बढ़ता। देते हैं। हमने नहीं खिलाया जी, खाए। हाँ, उसमें क्या है कि आप वो चीज खिला रहे हो ना, आप 1 से 1.5 केजी खिलाओ, लेकिन जो पशु कभी भी नहीं खाया हो वो बार्ली का वेस्ट, ठीक है, आप जाके तुरंत ही 2-3 केजी दे दोगे ना तो उसको एसिडोसिस होगा, पशु बीमार भी हो सकता है। दूसरा उसके साथ दिक्कत क्या है कि अगर वो प्रॉपरली स्टोर हुआ है उसका प्रोडक्शन करके, क्योंकि अगर 2 दिन तक भी वैसे पड़ा रहेगा ना उसमें फंगस लग जाएगी, ठीक है, तो फंगस है वो ऑफ्लाटॉक्सिन का काम करेगा, तो उससे पशु बीमार होगा। तो इसको अगर जैसे ही वो बना है ना तुरंत, अभी क्या है कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर उसको यूटिलाइज करके DDGS बना लेते हैं, ठीक है, उसको पूरा ड्राई करके एनिमल फीड में यूज कर रहे हैं। तो जितना हो सके उतना लेके तुरंत ही उसको ड्राई करके अच्छे से स्टोर कर दो, फिर जाके आप खिलाओ, फिर कोई इशू नहीं। लेकिन नया एज तक आप वेट भी खिला रहे हो, ठीक है, जैसे मिल रहा है वैसे खिला रहे हो, 1 से 1.5 केजी तक खिलाओ, सेफ तरीके से, उससे ज़्यादा नहीं। और बाकी अगर उनको मिला के पशु ये नहीं रहता,